मेरा ये मानना है, कोई बिरादरी हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, इस हिंदुस्तान के कण कण में श्री राम प्रभु बसते हैं और श्री राम भगवान सबके हैं। मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपके दर्शकों के भी हैं, कण कण के हैं। घट घट वासी में हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम कभी भी एक व्यक्ति या एक पार्टी के हो ही नहीं सकते। क्या राम राज्य में कहीं हट लिखा है, जिद लिखी है, घमंड लिखा है? हट घमंड जिद किसकी थी? रावण की थी, राम जी की नहीं थी। सिर्फ आपने दो लोगों की बात मान ली, अडानी की और अंबानी की, कि देश गुलाम कर दो अडानी और अंबानी के नाम। ये उन लोगों ने किया है। राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यह पंक्तियाँ आज से बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने लिखी थी और इसका शाब्दिक अर्थ यही है। शाब्दिक नहीं भी कहें तो एक जो आमतौर पर जो इसका अर्थ निकलता है वो यही है कि राम सबके हैं। और हम सभी जानते हैं कि राम का वास्ता न सिर्फ धर्म से बल्कि भारतीय संस्कृति से भी रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीति बदली है, ऐसा लगने लगा है, अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगा है, बहुत लोग मानते हैं कि राम अब सिर्फ किसी एक पार्टी के हो गए हैं। और अगर नहीं भी हुए हैं तो पार्टियां ज़रूर कोशिश कर रही हैं कि राम के नाम पे राजनीति चालू रहे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनसे हम इन तमाम मुद्दों पर बहुत ही ज़रूरी बातचीत कर सकते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने साथ हरियाणा से विधायक और झारखंड में भी गुरुजी जब यहाँ पे सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब उनके ओएसडी रहे थे, नीरज शर्मा जी हैं। और नीरज शर्मा से हम सवाल पूछें इससे पहले मैं बता दूं कि नीरज शर्मा जी राम धुन बहुत अच्छा गाते हैं और जहां अभी आज विधायक हैं भी, इसके बावजूद राम के प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम और राम धुन जब वो गाते हैं तो आप यूट्यूब पर भी इनके वीडियोज़ देख सकते हैं। फिलहाल राम, राजनीति और तमाम चीज़ पर बातचीत। मैंने जो बात कही, आप उससे सहमत हैं कि राम अब किसी एक पार्टी के होने लगे हैं, या कोई पार्टी ऐसा जता रही है कि राम सिर्फ हमारे हैं और उसी के नाम पर राजनीति हो रही है? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। साहब, कोई जताता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है, कोई बिरादरी हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, इस हिंदुस्तान के कण कण में श्री राम प्रभु बसते हैं और श्री राम भगवान सबके हैं। मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपके दर्शकों के भी हैं, कण कण के हैं। घट घट वासी में हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम कभी भी एक व्यक्ति या एक पार्टी के हो ही नहीं सकते। लेकिन राजनीति जो कह रही है आजकल, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सबसे बड़ा फैसला लिया था, यानी फैसले तो कई लिए, राम मंदिर निर्माण, जिसका क्रेडिट ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम चीज़ें भी पहलू अपनी तरफ हैं, लेकिन वो क्रेडिट जाता है। और यह धारणा है लोगों के मन में कि जब जैसे राम का नारा हो या बाकी चीज़ें हो तो लगता है कि हाँ, भाजपा ज़्यादा करीब है और कांग्रेस थोड़ा दूर है राम से। आप मानते हैं इस चीज़ को? साफ फ़र्क इतना है, कांग्रेस राम जी के नाम को बदनाम नहीं करती, भाजपा राम जी के नाम को आगे करती है। उसके बाद राम जी के हिसाब से कार्य ना करते, रावण राज्य के हिसाब से कार्य करती है। मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूँगा, मैं ताज़ा मुद्दे की बात करूँगा, कृषि कानून की बात करूँगा। अगर जो भाजपा का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने आके बैठ जाए और सिर्फ मुझे एक बात बता दे, क्या राम राज्य में कहीं हट लिखा है, जिद लिखी है, घमंड लिखा है? हट घमंड जिद किसकी थी? रावण की थी, राम जी की नहीं थी। सीता जी का रावण हरण करके ले गए, राम जी ने वार्ता करी है, बात करी है कि सुलझ जाए, युद्ध ना हो, परंतु रावण ने अंत तक अपनी जिद पकड़ी। जैसे आज दिल्ली में सियासतदान जिद पकड़ के बैठे हैं। जब मंदोदरी जी ने समझाया रावण को कि भाई ये अधर्म का नाता तोड़ो, सत्य की राह पे चलो, सीता माता को वापस करो, तो रावण ने क्या कहा? मेरी भुजा देखिए, मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है। तो मंदोदरी ने कहा कि उस दिन तुम्हारी भुजा कहाँ थी, जब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और तुम्हारी भुजा उस रेखा के अंदर नहीं जा पाई। मंदोदरी की बात नहीं सुनी, रावण का भी वध हो गया। और जब मंदोदरी देखने गई वहाँ पे रावण की लाश को, तो वहाँ पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। कि जिन भुजाओं पे रावण को घमंड था, उन भुजाओं को ये चील कौए नोच नोच के खा रहे थे, एक से छीन रहे थे, दूसरा लेके जा रहा था। आज जैसे दिल्ली में बैठे ये सियासतदान, ठीक है, आज सांसद में बहुमत है, ये भी कहते हैं हमारे पास सांसद है, हमारे पास भुजाएं हैं, पर ये सांसद और भुजाएं आ कहाँ से रही हैं?
ये सांसद वही लोग बना रहे हैं जो 1 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली के अंदर ठंड में बैठे हुए हैं। आप बॉर्डरों पे जाओ, आज हमारी 50 साल की उम्र होने को आ गई, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी शहादत हमने जिंदगी में नहीं देखी। अरे वो किसान है, उग्रवादी नहीं है, वो भारत देश के वासी हैं, उनको अपनी राजधानी में आने का हक नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि वो अपनी राजधानी में आए और बैठ के जाएं? जितने इंतजामात आपने उन किसानों के लिए कर रखे हैं, बैरिकेड्स के लिए कर रखे हैं, उतने बैरिकेड आप हमारी सीमा पे लगा देते तो हमारे फौजियों की मौत नहीं होती। सरकार अगर किसानों की बात नहीं मान रही तो वो हट कर रही है, और इस हट को आपने रावण के हट से जोड़ा है। मैं सही समझ रहा हूँ तो आप यही इशारा करना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो रावण के पदचिन्हों पे या फिर रावण की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बाबूजी, बिल्कुल कर रहा है। रावण भी तो हटी करके बैठा था कि कुछ भी हो जाए सीता माता को नहीं दूंगा। अरे 60 आदमी शहीद हो गए, लोग ठंड में मर रहे हैं, लाखों लोग घर से बैठे हैं, लोग नौकरियां छोड़ने को तैयार हैं, फौजी फौज छोड़ने को तैयार हैं कि धर्म कैसे निभाएं, अपने माँ बाप के ऊपर कैसे डंडे बरसाएं। पर आप कह रहे नहीं कृषि कानून। अरे आपने कृषि कानून बनाया, किसी किसान से पूछा आपने? सिर्फ आपने 2 लोगों की बात मान ली, अडानी की और अंबानी की, कि देश गुलाम कर दो अडानी और अंबानी के नाम। ये उन लोगों ने किया। अच्छा, चूँकि ये बात अंबानी अडानी की बात आई है, ये बात कही जाती है अक्सर उस तरफ से भी, और कि गुजरात में जब सबसे पहले जो ज़मीन दी गई थी अडानी को, वो कांग्रेस सरकार ने दी थी। अब ये कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी उन उद्योगपतियों को उसी तरह से सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है जिस तरह भाजपा दे रही है। देखिए साहब, उद्योगों को ज़मीन देना कोई गुनाह नहीं है। आज जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करती है तो विद इन स्टेट्स भी एक कंपटीशन होता है कि वो एक प्लेटफार्म पे जाते हैं कि साहब हमने अपना, जैसे हम झारखंड में बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बम्बई जाते हैं, विदेश जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उद्योगपतियों को इनवाइट करते हैं कि हमारे स्टेट में आप निवेश करो। तो हर स्टेट पैकेज लेके आता है साथ में कि साहब हम आप हमारे यहाँ निवेश करिए, हम आपको ज़मीन सस्ती देंगे, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, हम आपको स्पेशल बेनिफिट देंगे। ज़मीन उद्योग के लिए देना कोई गुनाह नहीं है, हर स्टेट गवर्नमेंट देती है। परंतु आप सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं, ये ज़रूर गुनाह है। अभी चूँकि राम पर आप बातचीत कर रहे थे हम लोग, मैं एक इंसिडेंट जो झारखंड में हुआ कुछ दिनों पहले, आपको ज़रूर इसकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री के काफ़िले पर एक हमला हुआ था। हमले के तुरंत बाद जय श्री राम जैसे नारे लगे, जिसके बाद कांग्रेस जेएमएम जो सत्ताधारी दल है, उनकी तरफ से यह कहा जाने लगा कि ये लोग भाजपा के थे, और उसके आधार में पूरी तरह से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। तो जय श्री राम का नारा लगाने से कोई अगर भाजपा को हो जाता है तो फिर तो ये जो बात मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि एक पार्टी के राम या फिर उस तरह के नारे, जय श्री राम का नारा लगा तो भाजपा के लोग होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगने लगता है। देखिए साहब, मैं तो ये जानता हूँ ये जो मुख्यमंत्री जी गाड़ी में सवार थे ये भी राम जी के ही आदमी थे। बचाया भी तो राम जी नहीं, किसी और ने तो नहीं बचाया। एक ने राम जी का नारा लगा दिया तो वो बीजेपी के हो गए, इन्होंने नहीं लगाया तो कांग्रेस के हो गए। हो ही वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ाया। तो इसमें ऐसी कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है और इस घटना का मुझे ज्ञान भी नहीं है, आपके माध्यम से ही पता लगा है। अब मुख्यमंत्री के काफिले पे जो भी हमला कर रहा था, कम से कम वो भद्र पुरुष तो नहीं हो सकते, वो सही बात तो नहीं हो सकते। लोकतंत्र के अंदर बात करने का ये तरीका नहीं है। अगर जो आज हमारे कृषक भाई इसी सोच के संग दिल्ली की तरफ कूच कर लें, आप सोच नहीं सकते। आप यहाँ झारखंड के अंदर बैठे हैं, दिल्ली से कम आप 1200-1300 किलोमीटर दूरी पर हैं। यहाँ पर कम कई लाख की तादाद में हैं वो लोग। आज अगर जो वो इस तरीके से कूच कर दें, आपको क्या लगता है फौज तोपों से उड़ा देगी उन लोगों को? ऐसा तो नहीं करेगी ना। है तो हमारे देश के ही लोग, हमारे भारतवासी हैं, उनको मनाया जा रहा है, बात करने की कोशिश की जा रही है और उनकी जायज़ मांग लेनी चाहिए सरकार को। रावण की तरह हट नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। और दिल्ली वालों को मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप रावण वाला हट छोड़ दो। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान है, हमारी सब कुछ जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ही हमें अर्श पे बिठाती है, जनता जनार्दन ही हमें फर्श पे बिठाती है। चुनावों में हम क्या कहते हैं, आप भगवान हो हमारे, पलकों पे रखेंगे, एक टांग में खड़े रखेंगे। आपने चुनाव में ये कहा था कि तुम्हें ठंड में सिकुड़वाएंगे? कौन से नेता ने कहा था कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? आज जितने सांसद हैं उन सारे सांसदों को बिठा दो उन लोगों के आगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो इनका हश्र भी रावण की जैसे हो जाएगा। 1.25 लाख पूत 1.5 लाख नाती, वही लंका ना दिया बाती। कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। रावण किसे कह रहे हैं? रावण तो व्यक्ति था, यहाँ सरकार तो पूरी रावण नहीं हो सकती। नहीं, रावण वाला
कार्य कर रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात भी नहीं कर रहा हूं कि जो रावण राज्य में होता था, हट, जिद, घमंड, संवेदना नहीं है आदमी के अंदर। रावण के अंदर भी संवेदना नहीं थी। एक बेटा मर गया, नहीं सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। लंका जल गई, प्रजा का घर फूंक गया, जब भी रावण ने नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा बेटा मर गया, जब भी रावण ने नहीं सोचा मैं क्या कर रहा हूं। भाई को लात मार के भगा दिया, जब भी रावण ने नहीं सोचा मैं क्या कर रहा हूं। भाई मर गया, कुंभकर्ण मर गया, हिरावण मर गया, जब भी रावण ने नहीं सोचा मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सब रावणत्व वाले काम हो रहे हैं। पहले हमारे किसान आके बैठे, जनता जनार्दन है, भगवान है, 60 आदमियों की शहादत हो गई और आप जिद पे अड़े पड़े हैं। आप क्या लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए जिद? 60 आदमी कम नहीं होते भाई साहब, और 60 का तो आंकड़ा आ रहा है, पता नहीं कितने आदमी यहाँ से जाके ठंड से बीमार हो गए होंगे। वैसे आप कहते हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करो, वहाँ जाके कौन से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होगी? आप वहाँ महसूस करिए। मैं आपसे विनती करूँगा, आप बिहार झारखंड से जाके एक बार एज्यूम करके देखिए वहाँ लोगों की स्थिति क्या है। 1 डिग्री टेम्परेचर में हम घर में नहीं रह सकते, और वो कैसे ठिठुरती ठंड में रोड पे पड़े हुए हैं वहाँ। वहाँ पे जो किसान खड़े बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं। झारखंड, बिहार, इधर के किसान की संख्या या तो बहुत कम है या फिर उस तरह से नहीं है। क्या लगता है क्यों ऐसा है? देखिए साहब, ये एक झूठा प्रचार है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं। हाँ, बहुतायत हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, क्योंकि आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, हरियाणा और पंजाब को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कि धान का कटोरा हरियाणा और पंजाब है, पूरे देश की पूर्ति करता है धान की। आप दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पलवल से आइए, जिस ज़िले से मैं आता हूँ, वहाँ बुंदेलखंड के साथी बैठे हैं, वहाँ आपके ग्वालियर के साथी बैठे हैं, साझा बॉर्डर चलिए राजस्थान के साथी बैठे हैं, गाजीपुर में चलिए आप यूपी में उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। अभी यहाँ झारखंड में ही कल उड़ीसा से साथी आके बैठे थे, झारखंड में रुक गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के, बहुतायत है, आग सबके दिल में लगी पड़ी है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी फिजिकल प्रेजेंस ना दिखा रहा हो, उसकी भावना तो जुड़ रही है। वो फ़ोन तो कर रहा है, वहाँ पे फेसबुक के माध्यम से आपकी ट्यूब को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है किसानों के समर्थन में, तो मैं समझता हूँ उसका भी समर्थन है किसानों के लिए। वहाँ से वो मदद कर रहे हैं, वो भी एक समर्थन है किसानी आंदोलन के लिए। और दूसरा भाई साहब, ये चीज़ें आप इसको सिर्फ हरियाणा पंजाब से ना जोड़ें, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज की तारीख में हर किसानी का मुद्दा है, जो कृषक है वो उस हर किसी के हित का मुद्दा है। और ये किसानी की बात नहीं रह जाएगी आने वाले समय में, जब सामान लेने देने वाले अडानी अंबानी और बेचने वाले अडानी अंबानी, मोनोपोली आ जाएगी। सस्ती से सस्ती चीज़ खरीदेंगे, पैकिंग करके महंगी में हमें और आपको बेचेंगे। ये हमारे और आपके लिए भी खतरनाक होने जा रहा है जो होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले, कांग्रेस के मतलब आरपीएन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक राजभवन मार्च किया था, जिसमें कृषि कानून के विरोध में ही लोगों ने किया था। तमाम राज्यों में जहां भी केंद्रीय विपक्षी पार्टियां हैं, वो लोग ये चीज़ कर रही हैं। लग रहा है कि 60 दिन लगभग होने वाले हैं, 55 दिन के आसपास हो गए हैं, 2 महीने का लंबा समय। तो ये रावण हट टूटेगा या फिर क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ने वाला है? सरकार तो स्पष्ट कह रही कि हम पीछे नहीं हटने वाले। रावण भी यही कहता था बाबूजी, अंतिम क्षण तक नहीं माना था जब तक उसके प्राण नहीं गए थे सीता माता को देने के लिए। उसके राम जी ने कई बार सिर काटे थे, आपने रामायण पढ़ी हो तो। जब अमृत कुंड का पता लगा था, मरा तो जब था, उसके जब भी नहीं अकल आई थी कि तेरा एक सिर कट गया, दूसरा कट गया, 10 सिर और 20 भुजाती। तो अब ये रावण की हट पे बैठे हैं, अपना सर्वनाश कराएंगे, अपना विनाश कराएंगे, यही कह सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा, कांग्रेस का जब भी राज आएगा, पहली कलम से कृषि कानून वापस होंगे। एक आखिरी सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। आप विधायक हैं, इतना आप बिजी, इतना काम रहता है, इसके बावजूद रामधुन और वो तमाम चीज़ें जो आप कर पाते हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं इसके लिए? सब प्रभु श्री राम जी निकाल देते हैं। और रामचरितमानस के अंदर बहुत बढ़िया चौपाई थी, मैंने पहले भी सिखाया था, होई वही जो राम रचि राखा, कोकर साकी तर्क बढ़ावा। हम और आप तो करने वाले क्यों हैं, सिर्फ परम पिता परमात्मा से हमें एक चीज़ सोचनी है। ये चौपाई भी वर्णन कहाँ आता है, जब शिव जी माँ पार्वती जी को समझा समझा के थक जाते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे प्रभु श्री राम करेंगे। जब हम अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी में से मैं निकल जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरे से ये होगा, अपने आप सब चीज़ निकल जाती है, समय भी निकल जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम पता नहीं किस किस चीज़ के लिए समय निकालते हैं, तो प्रभु श्री राम के लिए तो हमें समय ज़रूर निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा से विधायक, कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा थे। स्पष्ट रूप से कहा
कि राम सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, और वो किसी पार्टी के नहीं है, घट घट में बसते हैं, हम सभी के हैं। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मर्म के साथ हम आज यहाँ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in